गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्टूबर 2024 का जो मंथली टेस्ट था उस केमिस्ट्री का जो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम देखेंगे। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपकी 12th बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छा से चल रहा होगा और इसी तैयारी को हम मजबूत करने के लिए आपके लिए वीडियो लगातार हम लेके आ रहे हैं। कई दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसका कारण था कि हम ट्रेनिंग में थे और आज से फिर से आपके लिए लगातार वीडियो हम देने का कोशिश करेंगे। आप तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए, साथ ही समय निकाल कर इन वीडियोस को भी आप है सो कई बार देखने का कोशिश कीजिए, ताकि अगर प्रश्न रिपीट होते हैं या उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ कोई भी कंसेप्ट रिपीट होता है तो आप परीक्षा हॉल में उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकें, है ना। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा हो और वो भी है सो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का जो है सो सभी प्रश्नों का हल काफ़ी ही विस्तार में होगा। पहला प्रश्न है बच्चों कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम पूछा गया है आपसे, है ना। इस कंपाउंड का IUPAC नाम पूछा गया है तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम किए हुए हैं, जिधर से मिनिमम पड़ता है ना, ब्रांच जिधर से मिनिमम पड़ता है नंबरिंग हम उधर से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर किया हुआ है, तो 3 नंबर पे मिथाइल है, 1 नंबर पे क्लोरो है, तो 1 नंबर पे क्लोरो है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो N होगा, यानी कि ब्यूटेन होगा। इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि 3 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, इस बात को आप समझिए। 1 पे क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 1 क्लोरो लिख लिए, और 4 कार्बन का पेरेंट्स चेन है, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन का लंबा चेन है, तो 4 के लिए गिनती क्या लिखते हैं, ब्यूट। और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी अल्केन समूह का है तो N, यानी 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन में ये नाम जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्या है कि ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, गलत दिया हुआ है। यहाँ ये ऑप्शन सही हो सकता था यदि यहाँ पे प्रोपेन के जगह पे ब्यूटेन रहता, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता, लेकिन सही ऑप्शन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। इस तरीके का प्रश्न यदि आता है तो आप आसानी से नाम मिला के सही आंसर को टिक कर पाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों की जेम डाइब्रोमाइड है। तो देखिए, जेम का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमाइड, डाई का मतलब 2 और ब्रोमाइड है ना। जब एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमाइड होगा तो उसको जेम बोलेंगे, ठीक है। तो ढूंढिए, जब ढूंढेंगे कि एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमाइड किस में है, तो इसमें इस पहला पे आप देखेंगे, है ना, आप ही की तरह हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहला में हम अगर ढूंढेंगे तो एक ब्रोमीन है वो इस कार्बन से है और दूसरा ब्रोमीन है वो इस कार्बन से, यानी अगल बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है। बी नंबर में देखेंगे कि 2 ब्रोमीन है और दोनों एक ही कार्बन से, इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे खोल के हम लिख दिए हैं, है ना, ओपन स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। तो देखिएगा कि इसी कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ऊपर नीचे। जब इस चीज़ को आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, है ना, जब 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहे तब उसको बोलेंगे कि वो जेम डाइब्रोमाइड है। लेकिन जब 2 ब्रोमीन आमने सामने वाले अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहे तब उसको बोलेंगे कि वो विसिनल डाइब्रोमाइड है। क्या है, विसिनल है ना। तो पहला नंबर को देखेंगे तो ये भी विसिनल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर को देखेंगे तो ये भी विसिनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें तो डाइब्रोमाइड है ही नहीं, सिंगल ब्रोमाइड है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यदि कंपाउंड में 2 ब्रोमाइड हो और दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तब बोलेंगे जेम है। यदि कंपाउंड में 2 ब्रोमाइड हो और दोनों आमने सामने वाले कार्बन से, यानी पड़ोसी कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, तब बोलेंगे कि वो विसिनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको नेक्स्ट बार प्रश्न में विसिनल का ही पूछा जाए, यहाँ जेम पूछा है, अगर विसिनल पूछा जाए तो आप विसिनल का पता कर पाएंगे, है ना। हो सकता ऐसा बहुत संभावना है कि प्रश्न यही रहे लेकिन क्या हो जाए, यहाँ जेम ना पूछ के विसिनल पूछ दे। तो विसिनल में ढूंढना है आजू बाजू वाले कार्बन पे 2 ब्रोमीन, ठीक है। और जेम में ढूंढना है एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर में कि निम्नलिखित में कौन 2 डिग्री हलाइड है। तो 2 डिग्री हलाइड को जब देखेंगे, 1 डिग्री हलाइड का मतलब क्या है वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए कि CH3 CH2 और यहाँ पे X मतलब क्या हो रहा है, X का मतलब हलाइड है और हलाइड का मतलब किससे, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। हैलोजन फैमिली का कोई भी एटम रहे वो X माना जाता है, ठीक है। तो देखिए कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से जब जुड़ा हुआ हो तब बोलेंगे कि ये 1 डिग्री हलाइड है ना। ये बात आप पढ़े भी होंगे, तब बोलेंगे कि वो 1 डिग्री हलाइड है। लेकिन यदि स्ट्रक्चर ऐसा हो, देख लीजिए, ठीक है, यदि स्ट्रक्चर ऐसा हो यानी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन अपने आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तब इसको बोलेंगे कि ये 2 डिग्री हलाइड है ना। और यदि 3 डिग्री को हम देखेंगे तो 3 डिग्री में क्या होगा, CH3 और यहाँ पे अगर हम Cl लगा लें, ठीक है, तो देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन अपने आजू बाजू अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि वो 3 डिग्री हलाइड है ना। तो 2 डिग्री को हमको ढूंढना है। तो ऊपर देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों का हम ऐसो एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिख दिए हैं। ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाला है। इसी को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। 2 डिग्री वाला जो है वो आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वही 2 डिग्री क्लोराइड का या हलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बात को आप समझ गए होंगे। प्रश्न 4 है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि एक हलाइड दिया हुआ है ना, और हलाइड के बारे में पूछा गया है कि ये हलाइड कौन सा हलाइड का उदाहरण है, कौन सा हलाइड है। तो आप देखिए इस रिंग को हम बनाते हैं, रिंग को बना लिए हैं और यहाँ पे Cl को लगा लिए। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, इससे क्या समझना है, X बराबर हैलोजन समझिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उस कार्बन के बगल वाला कार्बन में यदि डबल बॉन्ड हो, इस बात को आप समझिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर कोई डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे कि वो एलाइलिक ग्रुप है। कौन सा है, एलाइलिक ग्रुप है ना। एलाइल हलाइड है, वो क्या है, एलाइल हलाइड। तो यहाँ पे भी वही देखिए कि ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, वो कार्बन के बगल वाले कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है कि नहीं है, रिंग में डबल बॉन्ड है। कंपाउंड के अंदर देखिए यहाँ पे आप वो चीज़ आपको दिख जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, वो कार्बन के बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि ये एलाइलिक हलाइड है। कौन सा है, एलाइलिक हलाइड है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये हलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन के बगल में डबल आपको ढूंढना है, हलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बगल में आपको डबल बॉन्ड ढूंढना है। और यदि ऐसा दिख जाता है तो आपको क्या बताना है कि वो एलाइलिक हलाइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इथाइल क्लोराइड का जो है अभिक्रिया कराया गया सिल्वर फ्लोराइड के साथ। ये इथाइल क्लोराइड है, ये AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड है। इसका अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन रहा है इथाइल फ्लोराइड और AgCl। पूछा जा रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सा है। नीचे 4 अभिक्रिया का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट अभिक्रिया है हुंस-डेकर अभिक्रिया, सेकेंड है शॉर्ट रिएक्शन, और थर्ड है स्ट्रेकर रिएक्शन, और डी नंबर में है उर्ज रिएक्शन, है ना। तो ये जो अभिक्रिया है इसका नाम है बच्चों हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज का मतलब क्या है
कि ये Cl देखिए यहाँ पे फ्लोरीन के जगह पे आ गया है, यहाँ देखिए फ्लोरीन के जगह पे आ गया है, फ्लोरीन यहाँ पे Cl के जगह पे आ गया है ना, और ये Cl जो है वो फ्लोरीन के जगह पे चला गया है। यानी जो है अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्ट कोई विधि से नहीं बनाया जाता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। हम एल्काइल क्लोराइड को डायरेक्ट हेसो हाइड्रोकार्बन के साथ ट्रीट करके बना लेते हैं, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम क्लोराइड वाला बनाएंगे और यहाँ पे हलाइड को एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। यानी यहाँ से क्लोरीन को यहाँ उठा के ले आएंगे और फ्लोरीन को यहाँ ले आएंगे, और इस विधि को बोलते हैं स्वॉट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्वॉट रिएक्शन। याद रखिएगा, स्वॉट रिएक्शन जो है वो अल्काइल फ्लोराइड बनाने की एक विधि है। ठीक है, इसका देखिए हम यहाँ पे अभिक्रिया लिख दिए हैं। RX को AgF से कराया गया है। AgF पे स्टार इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे AgF के जगह पे कोई भी मेटालिक फ्लोराइड हो सकता है। मेटालिक फ्लोराइड कहने का मतलब है कि या तो सिल्वर का फ्लोराइड, या तो मरकरी का फ्लोराइड, या तो कोबाल्ट का फ्लोराइड, या तो एंटीमनी का फ्लोराइड, कुछ भी फ्लोराइड के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, बनेगा यही चीज़। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? स्वॉट रिएक्शन। इस अभिक्रिया को आप देख के याद रखिए कि इस अभिक्रिया का नाम है स्वॉट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर को। इसमें इथीन है, इथीन का अभिक्रिया कराया गया है Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ। ये इथीन है हमारा, ये Br2 है। तो जब इथीन के साथ Br2 का अभिक्रिया कराया जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो क्या होगा? होगा यही बच्चों कि ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। अब ऑप्शन में ढूंढिए, ये होगा कि एक ब्रोमीन यहाँ आया है, एक ब्रोमीन यहाँ आया है, यानी 1,2 डाइब्रोमो मीथेन नहीं, मीथेन नहीं, इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, है ना। चलिए, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया को देख के उसका चेहरा याद रखना है कि इथीन हो, Br2 हो और किसका उपस्थिति हो? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई हो, तब क्या बनेगा कि 2 ब्रोमीन आमने सामने वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सर्वाधिक होगा, यानी कि डायपोल मोमेंट किसका हाईएस्ट होगा? डायपोल मोमेंट किसका हाईएस्ट होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, डायपोल मोमेंट को यदि हम डिफाइन करेंगे तो देखेंगे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ जो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन हैं सभी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी याद रखिएगा कि sp3 होता है। तो देखना है हमको डायपोल मोमेंट। तो देखिए, स्ट्रक्चर से ही डायपोल मोमेंट को निकाल पाइएगा। इसमें 2 क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन को एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, यानी दोनों ओवरऑल डायपोल मोमेंट नीचे की ओर लग रहा है ना। इसमें देखिए कि एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो एक क्लोरीन इधर खींच रहा है। जो नीचे खींच रहा है उसके खिंचाव को ऊपर वाला क्या कर दे रहा है? कैंसल आउट। इसके अपोजिट में ये है ना, इस चीज़ को आप देखिए, इसके अपोजिट में 2 क्लोरीन है, तो दोनों आपस में एक दूसरे का डायपोल मोमेंट को क्या कर दिए? कैंसल। तो ये अकेले खींच रहा है मतलब, तो यहाँ अकेला खींचने वाला हुआ, तो इसके तुलना में इसका डायपोल मोमेंट क्या हुआ? कम हो गया, यानी इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। और इस कंपाउंड में देखिए सी नंबर को समझिए, सी नंबर को समझिए स्ट्रक्चर के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा कि चारों क्लोरीन जो है अपोजिट में होने के कारण एक दूसरे का डायपोल मोमेंट को क्या कर रहा है? कैंसल कर रहा है। इस क्लोरीन का डायपोल मोमेंट को ये कैंसल कर रहा है और इसका डायपोल मोमेंट को ये क्लोरीन कैंसल कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप एक ही हैं, ये चीज़ देखना है। चारों ग्रुप एक ही हैं। जब चारों कोना में एक ही पहलवान, एक ही ताकत वाला पहलवान लगा दें तो चारों एक दूसरे को बराबर रूप से खींच के रखेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक में हाइड्रोजन है, यानी ये कमज़ोर साबित हो गया, ये 3 ज़्यादा खींचने वाले हैं।
ये 3 में भी ये दोनों आपस में बैलेंस कर लिए, लेकिन इसके तुलना में ये क्लोरीन जो है वो ज़्यादा खींच ले रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जा रहा है कि इसके तुलना में इसको एक तरफ लगाएं, इसको एक तरफ लगाएं तो इधर ज़्यादा खींच लिया, और इसके तुलना में इसको और इसको में क्लोरीन इधर ज़्यादा खींच लिया। तो डायपोल मोमेंट पहला में ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एल्काइल हैलाइड के द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम क्या है। देखिए अल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, RX होता है ना। इस बात को आप जान रहे हैं क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX होता है। ये R के जगह में कोई भी जो है सो क्या हो सकता है, इस R के जगह में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो देखिए X के जगह में क्या हो सकता है, तो फिर वही बात कहेंगे कि फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा, यानी कि कोई भी जो है सो हेलोजन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसका यदि हम डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें, सही ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा होता है RCl वाला में, फिर RF में, फिर RBr में, फिर RI में। मतलब क्या होगा कि अल्काइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, किससे, अल्काइल फ्लोराइड से, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल आयोडाइड। ये इसको अगर जस्टिफाई करेंगे हम तो किससे जस्टिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से, है ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसको आप है सो हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। इलेक्ट्रॉन आत्मीयता कि इलेक्ट्रॉन से लगाव किसका ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींचता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर पूछे तो क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो इसी ऑर्डर में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ही ऑर्डर में यहाँ पे डायपोल मोमेंट का भी ऑर्डर होगा। पहले क्लोरीन वाला का होगा, है ना, फिर फ्लोरीन वाला का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा। जैसे आप लोग ट्रिक लगाते रहते हैं वैसा ही ट्रिक लगाइए। कि आप ट्रिक कैसे, कोई बच्चा बोल रहा था पहले कि सर ग्रुप 17 वाला एलिमेंट को याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आरती, ऐसा बोलता है तुम लोग। तो यहाँ पे याद रखो कि कल फिर उल्टा कर दो, फिर को बाद में करो, कल कर दो पहले, है ना। कल फिर बाहर आई, कल फिर बाहर आई आरती। तो इस तरीके से चाहे जो भी ट्रिक लगाओ, लेकिन प्रश्न को जो है सो अपने दिमाग में रखो, ताकि परीक्षा हॉल में ये उस टाइम आपको याद आ जाए, है ना। डायपोल मोमेंट पहले क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। उलझाने के लिए यहाँ ये भी दिया हुआ है, इस चीज़ में आपको फंसना नहीं है। ये होता है सही उत्तर, और सही उत्तर किसके बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बेसिस पे। हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सही क्रम क्या है, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सही क्रम ये होता है ना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 9 को। प्रश्न 9 में क्या है कि बेंजीन जो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड का अभिक्रिया करवाया गया है एक्वस KCN से। तो जब बेंजाइल क्लोराइड का अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए बेंजाइल क्लोराइड का अभिक्रिया एक्वस KCN से कराएंगे तो क्या होगा, सिर्फ वही होगा कि इस Cl के जगह पे ये Cn आ जाएगा, है ना। इस Cl के जगह पे Cn आ जाएगा। इसी अभिक्रिया को देखिए कि बेंजाइल अल्कोहल को ही, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड को ही यदि अभिक्रिया करवाया जाए एक्वस KOH से, तो क्या होगा कि इस Cl के जगह पे ये OH आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन बात यह है कि आपको यहाँ पे देखना है, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है C6H5, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं रिंग के फॉर्म में। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, है ना, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें करके, या तो रिंग इस तरीके से भी रिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, या तो इस तरीके से आ सकता है। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पे दोनों उदाहरण हम बता दिए हैं। यदि KOH रहेगा तो यहाँ OH आ जाएगा, यदि KCN रहेगा तो यहाँ पे CN आ जाएगा। इतना ही अंतर है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर को। क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जा सकता है ना। क्लोरोफॉर्म किससे, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ठीक है, 3 क्लोरीन
एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, 2 प्रोपानॉल से। किससे, 2 प्रोपानॉल, यानी कि प्रोपेन 2 ओल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। प्रीकर्सर मतलब कि सबसे पहला कंपाउंड यदि 2 प्रोपानॉल लेंगे, इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो बनेगा एसीटोन, और एसीटोन का अभिक्रिया फिर से Cl2 के साथ कराएंगे तो बनेगा ये कंपाउंड, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3 क्लोरीन से। और इस कंपाउंड का अभिक्रिया करवाएंगे किससे, बूझा हुआ चूना के साथ, तो बनाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये कैल्शियम का सॉल्ट बना लेगा, है ना। तो आप देखिए कि किससे बनाता है, 2 प्रोपानॉल, यानी कि हमारा उत्तर होगा डी नंबर। 2 प्रोपानॉल का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। अगला प्रश्न आने वाला है कि आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए इस Cl2 के जगह पे सिर्फ अगर I2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस Cl3 के जगह पे I3 हो जाएगा, और CHI3 को ही बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अगर होच पोच ज़्यादा हो रहा है तो दिमाग को इधर उधर हिलाइए नहीं, इसी बात को भी पहले समझिए कि हम क्लोरोफॉर्म को कहाँ से बना रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म को हम बना रहे हैं 2 प्रोपानॉल से। किससे बना रहे हैं, 2 प्रोपानॉल, यानी कि प्रोपेन 2 ओल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 11 नंबर को, कौन सा यौगिक क्षार और आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है कि विच कंपाउंड डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म विथ अल्कली एंड आयोडीन। तो जिस ग्रुप में, यानी जिस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप रहेगा, कौन सा ग्रुप, CH3CO, जिस कंपाउंड में यदि ये ग्रुप रहेगा तो वो कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, है ना, आयोडोफॉर्म बनाएगा। अब देखिए कि हम ढूंढते हैं, इस ग्रुप को ढूंढिए, जहाँ मिल जाएगा वो बनाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा वो नहीं बनाएगा, यही बात है। विच कंपाउंड डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म विथ अल्कली, जहाँ पे ये ग्रुप मिल जाएगा वहाँ पे बनाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा वो नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाने वाला में, यानी कि ये नहीं मिलना चाहिए, तो देखते हैं। ये एसीटोन है, पहला नंबर में हम लिए एसीटोन। तो देखिए CH3CO ये ग्रुप मिल गया। ये है इथेनॉल। इथेनॉल को जब है सो ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना बच्चों, तो ये यही चीज़ बनेगा, एसिड क्या बन जाएगा, CH3, है ना, COH, है ना, ये बनेगा इथेनॉल बनेगा, यानी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, है ना। फॉर्मल्डिहाइड का नाम आप सुने होंगे, है ना। तो ये इथेनॉल बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे इस अल्डिहाइड में देखेंगे यदि आप, तो CH क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन से हम क्या बना रहे थे, ऑक्सीडेशन करने के बाद जो है वो इथेनॉल बन जाता है, COH। तो इसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ बन गया, निकल गया ग्रुप CH3CO, है ना। तो ये भी मतलब कि बनाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि है ही नहीं, यहाँ से अगर काट के देखेंगे तो CH3CH2 हो जा रहा है, जबकि हमको क्या ढूंढना है, CH3CO। तो इस ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, CH3CH फिर CO दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है, यानी ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। इसमें देखेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे ना तो फिर से ये यही चीज़ बन जाएगा, एसीटोन। क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के बाद बच्चों ये एसीटोन ही बन जाता है। तो इस एसीटोन में आप ढूंढेंगे जब, तो CH3CO ग्रुप फिर से आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी काहे सही हो रहा है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, इथेनॉल, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है और वो आयोडोफॉर्म बनाता है ना। उसके बाद इसमें भी CH3CO ग्रुप है ही, तो ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा ही। इसमें तो बता ही दिए, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, इसमें CH3CH2OH ग्रुप है,
यानी ये वाला ग्रुप नहीं है और नहीं होने के कारण ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा और नहीं ही बनाने के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम है। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म किया जा रहा है तो ए क्या मिलेगा? ए क्या मिलेगा यही पूछा जा रहा है। तो जब भी एक प्रश्न आए कि बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को जब हीट किया जाए तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फ्लोरोबेंजीन, नाम लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्न को घुमाया जाता है। यहाँ फॉर्मूला से है तो यहाँ फॉर्मूला नहीं है ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में क्या है? नाम है। तो आपको जब पता रहेगा कि इसको हीट करने से यहाँ पे ऐसा फ्लोरोबेंजीन बनता है, तो या तो वो फॉर्मूला दे ऑप्शन में या तो इसका नाम दे ऑप्शन में। तो नाम भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट किया जाता है तो बनता है, क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये जो हम बता रहे हैं कि बेंजीन एक्स्ट्रा फैक्टर के रूप में आप याद रख सकते हैं कि बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को बनाया जाता है किससे? तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोलेंगे BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब जो है वो हीट करेंगे HBF4 से तो ये बनाएगा ये कंपाउंड जो यहाँ पे है ना। और फिर इसको हीट कर देंगे, सिर्फ इसको हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बना लेगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कि 2RX यानी 2 अल्काइल हैलाइड है, इसका अभिक्रिया 2Na के साथ करवाया जा रहा है किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। यहाँ पे देखिए ड्राई ईथर है ना। तो जब भी ड्राई ईथर के उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराया जाए, ये इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। RX मतलब कि 2RX है, 1RX प्लस 2Na प्लस फिर इस चीज़ को ऐसे X और R, यहाँ पे रहेगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। इस अभिक्रिया को हम यहाँ लिख भी दिए हैं। तो यहाँ पे ये X जो है वो सोडियम के साथ मिल के X फिर से वही चीज़ होगा, कोई भी क्या होगा? कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा X, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो होगा, है ना। तो ये सोडियम के साथ मिला के 2NaX बना लेगा और R आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये R और ये R आपस में RR बना लेगा। कहने का मतलब है कि यदि एक उदाहरण आपको बताते हैं, CH3Cl है ना और 2Na प्लस Cl और CH3, इसका अभिक्रिया ड्राई ईथर के उपस्थिति में यदि कराया जाए तो ये Cl और 2Na यानी 2Na और 2Cl मिलके 2NaCl निकल जाएगा। समझ रहे होंगे? 2Na और एक 2Cl और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन बना लेगा। इथाइल क्लोराइड से क्या बना लेगा? इथेन बना लेगा। और जब दोनों है सो इस तरीके से क्या हो? अल्काइल हैलाइड हो, तब बोलते हैं इसको ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। इसका हम चर्चा आगे बहुत विस्तार में करने वाले हैं। इस अभिक्रिया का नाम है ऊर्ज रिएक्शन। क्या नाम है? ऊर्ज रिएक्शन। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, इसको याद रखिएगा। क्या रहेगा? ये दोनों रहेगा अल्काइल हैलाइड, दोनों अल्काइल हैलाइड रहेगा तब बोलेंगे ऊर्ज है। लेकिन एक अल्काइल हैलाइड रहेगा और दोनों अगर रिंग हो जाए और दोनों रिंग फ्यूज हो जाए तो इसको बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिग। आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं 13 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन क्यों है वो भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों चेन वाला आ रहा है, रिंग वाला जब फिट होगा ना, यहाँ चेन वाला जुड़ा आपस में, इसलिए ऊर्ज हुआ। जब दोनों रिंग जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे फिटिग। फिटिग FITTIG, फिटिग रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट
प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14 को, है ना, प्रश्न 14 को देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको फैटिग रिएक्शन बताया गया है। प्रश्न 14 वही है कि दो रिंग, देखिए दो रिंग वाला कंपाउंड के लिया गया है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि क्लोरोबेंजीन होगा, वैसे ही यहाँ पे क्या लिया गया है आपसे, इस एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, या आयोडो हो सकता है ना। यानी कि अगर इसको हम कहें तो हैलोजन है ना, हेलोबेंजीन है ना। हेलोबेंजीन अगर 2 मोल लिया गया है तो इसको अगर इस तरीके से अभिक्रिया में बनावेंगे, पता नहीं आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी पहले से होगा तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे ज़रूर। ये हुआ अभिक्रिया, इस चीज़ को यहाँ पे मिटा देंगे। ये देखिए, है ना, ऐसा अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये Cl रहेगा, ये Cl रहेगा तो फिर से 2Na के साथ मिलके 2NaCl निकल जाएगा, और ये वाला रिंग और ये वाला रिंग आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगा, है ना। अभिक्रिया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, और ये सभी कट के आपस में से 2NaX निकल गया बाहर, और दोनों रिंग आपस में जुड़ गया। जब दो रिंग आपस में जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे फैटिग रिएक्शन है, वो क्या है। और देखिए अब क्वेश्चन को देखिए कि दो रिंग वाला है, दो रिंग आपस में जुड़ रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, फैटिग। क्या होगा, फैटिग होगा, है ना। ये चीज़ को आप समझिए। ऊर्ज कब हो रहा था, जब है सो R और R जुड़ रहा था। यहाँ पे रिंग नहीं, यहाँ पे रिंग नहीं, R और R यानी अल्काइल ग्रुप मिलता था, ऊर्ज होता। दोनों रिंग मिल गया तो फैटिग हो गया। एक रिंग, अब सोचिए ये बात, देखिए दिमाग लगाइए, एक रिंग और एक अल्काइल जब मिल जाएगा तो दोनों नाम मिलेगा, ऊर्ज भी बोलेंगे और फैटिग भी बोलेंगे। देखिए एक रिंग और एक अल्काइल, यानी एक रिंग और एक अल्काइल आपस में जुड़ेगा तो दोनों वाला नाम आएगा, फैटिग वाला भी नाम आएगा और ऊर्ज वाला भी नाम आएगा। तो पहले ऊर्ज फिर फैटिग, ऊर्ज फैटिग, 3 अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। पहला बताएं ऊर्ज रिएक्शन, फिर फैटिग रिएक्शन, फिर ऊर्ज फैटिग रिएक्शन। ये फैटिग है दोनों रिंग वाला, ऊर्ज फैटिग है एक रिंग एक अल्काइल, और दोनों अल्काइल रहे तो सिर्फ बोलेंगे ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, आगे इसका हम एक जगह तीनों को मिला के हम लिखे हैं, उसका चर्चा वहाँ करेंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, फैटिग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया जो है वो कराया गया है किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, है ना। इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइलेशन, पढ़े होंगे अल्काइलेशन। तो जब क्लोरोबेंजीन में अल्काइलेशन कराया जाता है, देखिए इस बात को समझिए, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में जब अल्काइलेशन कराया जाएगा तो आने वाला मिथाइल ग्रुप या तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पारा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। देखिए बेंजीन में 6 पोजीशन होता है एक के रिस्पेक्ट में, इस बात को भी समझ लीजिए। जो बच्चे नए होंगे एकदम नहीं जान रहे हैं वो ABCD से, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, ये पारा हुआ, ये फिर से मेटा हुआ, और ये ऑर्थो हुआ। ठीक है, इस बात को समझिए। इसके रिस्पेक्ट में, यानी जब यहाँ से शुरू करेंगे तो इसके बगल वाला ऑर्थो, मेटा, पारा, फिर मेटा, ऑर्थो, यानी आजू बाजू वाला ऑर्थो, इसके नीचे वाला मेटा, और सबसे नीचे वाला पारा। तो जब क्लोरोबेंजीन रहेगा, क्लोरोबेंजीन में आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऐसा क्लोरोबेंजीन है तो आने वाला जो CH3 ग्रुप है, अल्काइलेशन में क्या होता है कि CH3 ग्रुप रिंग में जुड़ता है, अल्काइलेशन में क्या होता है कि CH3 ग्रुप रिंग में जुड़ता है। तो आने वाला CH3 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पारा पे जुड़ेगा। तो दोनों जगह पे जुड़ के बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ वाला बनेगा, पारा पोजीशन पे। यानी कि CH3 ग्रुप जिस कंपाउंड में पारा पे आएगा वो ज़्यादा बनेगा, है ना। अब समझिए क्वेश्चन को, ये है क्लोरोबेंजीन, इसको कराया गया है मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया, किसके
उपस्थिति में, अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पाराक्लोरोटॉल्विन और ये बनाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि आने वाला मिथाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, पारा में, तो पारा वाला कंपाउंड ज़्यादा बनाएगा, यानी ये कंपाउंड मेजर होगा। तो हम उत्तर में ढूंढेंगे ये मिलेगा, है ना, सी नंबर, पारा वाला ज़्यादा बनेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे काफ़ी आसानी से। नहीं समझ रहे होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि जब भी रिंग में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप रहे, यानी जिसके पास लोन पेयर रहेगा ना बाबू लोग, जेकरा भी लोन पेयर रहेगा ना, वो रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो या तो पारा पे आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, तो पारा पे आएगा। तो सबसे ज़्यादा पारा पे आएगा, इसीलिए पारा वाला कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, यानी कि पाराक्लोरोटॉल्विन ज़्यादा बनेगा, पाराक्लोरोटॉल्विन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये है अल्काइलेशन अभिक्रिया। यदि दिमाग नहीं लग रहा है तो गूगल में थोड़ा सर्च करके भी दिमाग लगाइएगा। ये अल्काइलेशन अभिक्रिया है, इसमें पाराक्लोरोटॉल्विन मेजर बनेगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन भी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16 को देखते हैं। 16 में क्या है, देखिए एकदम वही चीज़ जो ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे थे, फिटिग, ऊर्ज और ऊर्ज फिटिग। इसमें एक रिंग लिया गया है और एक अल्काइल लिया गया है, एक सोडियम लिया गया है। यहाँ पे 2 सोडियम होना चाहिए था। अब क्या है कि ये X, अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो कैसे लिखाएगा, देखिए रिंग से X + 2Na और अल्काइल वाला X और R, यहाँ पे ड्राईथर, है ना। ये X और Na आपस में मिल के 2NaX निकल जाएगा, जो कि यहाँ देखिए 2NaX निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अल्काइल और एक रिंग, यहाँ पे 2NaX निकल गया, रिंग के साथ अल्काइल, यहाँ पे दोनों अल्काइल तो 2 अल्काइल, और इसमें दोनों रिंग तो दोनों रिंग। अब समझना ये है आपको कि जब कंपाउंड में दोनों अल्काइल वाला रहे और अल्काइल आपस में फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए, तब बोलेंगे कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, याद रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है। यदि एक अल्काइल और एक रिंग वाला रहे तब बोलेंगे कि ये ऊर्ज फिटिग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिग है। और जब दोनों रिंग रहे तब बोलेंगे कि ये फिटिग रिएक्शन है। इस बात को तीनों को यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए कि जब दोनों अल्काइल रहेगा तो बोलेंगे ऊर्ज अभिक्रिया है ये, जब एक अल्काइल और एक रिंग रहेगा तो इसको बोलेंगे कि ऊर्ज फिटिग है, और दोनों रिंग रहेगा तो बोलेंगे फिटिग है। यहाँ पे ड्राई ईथर हमेशा तीनों में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप यहाँ काफ़ी आसानी से तुलना कर चुके होंगे। ये सोच लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि तीनों का तीनों अभिक्रिया एक ही पेपर में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो पीछे हम डील किए हैं ना, 2 प्रश्न, ऊर्ज भी डील किए हैं, फिटिग भी डील किए हैं, और यहाँ पे ऊर्ज फिटिग भी आ ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एसीटोन आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। यानी एसीटोन रिएक्ट्स विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म, तो क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, आइडोफॉर्म, जो कि 10वां नंबर प्रश्न में हम आपको बताए थे, है ना। 10वां नंबर प्रश्न में बताए थे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, एकदम उसी तरीके से यहाँ पे क्या सिर्फ अंतर है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है CH3CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म हो गया, CHI3 यहाँ पे आयोडीन है तो ये आइडोफॉर्म हो गया, है ना। यहाँ पे क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 को, निम्न में से कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी कि E2 एलिमिनेशन में भाग कौन नहीं लेगा, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक पार्ट इन E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। हाइड्रोजन और Br, निकलने वाला ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि है तो वो E2 अभिक्रिया में शामिल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ से टूटेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट में ये है। यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, ये इधर टूटेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ भी है। लेकिन इसमें सी वाले में ऐसा कोई हाइड्रोजन जो है इसके एंटी पेरीप्लेनर में नहीं है, इसलिए सी नंबर है सो E2 में भाग नहीं लेगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि फॉस्जीन का कॉमन नाम है। फॉस्जीन का कॉमन नाम क्या है? तो फॉस्जीन को ही बोलते हैं कार्बोनिल डाइक्लोराइड, है ना। कार्बोनिल डाइक्लोराइड फॉस्जीन गैस का ही कॉमन नाम होता है। ये काफ़ी ही जहरीला गैस होता है। कई बार इसके स्मेल से आदमी डेथ भी कर जाता है ना, तो सावधान रहना है। फॉस्जीन गैस का ही कॉमन नाम कार्बोनिल क्लोराइड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Cl2 गैस का कम्बिनेशन हो तब बोलेंगे कार्बोनिल डाइक्लोराइड, और इसी गैस को बोलते हैं फॉस्जीन गैस, है ना। हम लोग जानते हैं कई बार कि कोयला जला करके चूल्हा है सो रूम में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी स्वीट पॉइजन इसको बोलते हैं, है ना। साइलेंट किलर भी बोलते हैं, स्वीट पॉइजन भी बोलते हैं किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में जाके जो ऑक्सीजन का रिसेप्टर सेल हैं उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और आदमी एकदम क्या है, चुपचाप दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फॉस्जीन का नाम होगा, क्या होगा फॉस्जीन का नाम? कार्बोनिल डाइक्लोराइड, है ना। काफ़ी नीचे चले गए हैं हम, 17 नंबर में थे, ठीक है। आइडोफॉर्म 19 नंबर में थे। 20 नंबर को अब देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन AgNO3 के साथ उजला अवक्षेप देता है। तो इसमें हम देखेंगे वाइट PPT कौन देगा, तो जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वही देगा। स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का मतलब क्या है कि क्लोरीन को बाहर निकालिए और एक प्लस लगा के देखिए, ऐसे जैसे पहला नंबर पे बनेगा ऐसा प्लस, तो ये एक बार रेजोनेंस भी करेगा, ये यहाँ जाएगा, यानी ये रेजोनेंस करके प्लस यहाँ जाएगा, ऐसा होगा। देखिए ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। सी नंबर को देखेंगे तो इसका उत्तर तो सी ही होगा। सी क्यों होगा वो बता रहे हैं कि जब Cl को बाहर निकाल के प्लस बनाएंगे ना बाबू, ऐसा ऐसा ऐसा, और CH2 इस पे प्लस बनाएंगे ना, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे अधिक बनेगा, लगभग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड चल जाएगा यहाँ, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा देखिए प्लस आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अबर ये डबल बॉन्ड चल जाएगा यहाँ पे, तो बनाएगा ये ऐसे, प्लस अबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। अबर फिर ये डबल यानी प्लस अबर ऊपर चल जाएगा तो बनाएगा ऐसा, प्लस यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, और फिर से ये यहाँ आ जाएगा तो घूम के वापस ये प्लस यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वही जो है वो NaOH के साथ मिलके वाइट PPT बनाएगा। होता क्या है कि AgNO3 के साथ जो है इसका Cl मिलके AgCl बनाता है ना, AgCl बनाता है। और जिसमें AgCl किस में ज़्यादा बनेगा, जब Cl के जाने के बाद भी इसके पीछे वाला एकदम खुश रहे, नहीं, Cl के चले जाने के बाद भी इसके पीछे वाला यदि पूरा खुश रहे तो क्या होगा, ये Cl ज़्यादा आसानी से किसी के साथ चला जाएगा। तो ये Cl किसी के साथ आसानी से जाएगा कब, जब इसके पीछे वाला जो बच जा रहा है वो उतना ही खुश रहेगा। तो ज़्यादा खुश किस में रहेगा, इसमें,
इस प्रश्न को आप देखिए, सी नंबर इसका उत्तर होगा। क्यों होगा? इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है इसीलिए। ठीक है। 21 नंबर है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ये देखिए, तो ये जो है इसमें अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ये जो Mg है वो Br के साथ आके जुड़ जाएगा, MgBr हो जाएगा। इसका नाम भी आप लोग है सो पढ़े होंगे, हमको लगता है कि इसको हम लोग कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए होगा बस यही कि ये Mg है इस Br के बीच में आ जाएगा और कार्बन और मेटल के बीच में रिंग वाला कार्बन, ध्यान से थोड़ा इस बात को समझना भी है, ऐसा इसमें Mg आ जाएगा Br। कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को पर्सनली जानते हैं इसका नाम से क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो 10 प्रश्न का सॉल्यूशन है वो फिर से सेकेंड वीडियो में देख लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से 10 प्रश्न बच रहा है, इसको हम दूसरा वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कई बार देखिए ताकि आपको जो है सो परीक्षा हॉल में प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।